नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, फाइनली अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर देर रात भयंकर अटैक किए हैं। अमेरिका B2 स्टील्थ बॉम्बर का यूज फाइनली इस्तेमाल कर लिया है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं कि अगर कोई फॉर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता देश है अमेरिका, क्योंकि इसके पास है B2 स्टील्थ बॉम्बर। और उसी B2 स्टील्थ बॉम्बर का यूज इसने कर लिया है और ईरान की जो टॉप न्यूक्लियर साइट्स थी उन सबको बिल्कुल तबाह कर दिया है, एक ही अटैक में, एक ही बार के अटैक में। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ईरान कैसे इसका रिटेलिएशन करता है और कौन कौन से देश कूदते हैं, क्योंकि आपने देखा था पहले ही रसिया और चाइना ने धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, हम लोग को भी इन्वॉल्व होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जब रसिया, चाइना, अमेरिका, ईरान, इसराइल ये सब अगर इन्वॉल्व हो गए तो मतलब ये वर्ल्ड वार 3 का शक्ल ले लेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया, कैसे किया गया, क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, साथ ही साथ जो वार टैक्टिक्स अपनाई गई। आपने देखा होगा कि अभी कल या परसों बयान आया अमेरिका का कि भाई हम 2 हफ्ते बाद डिसाइड करेंगे कि ईरान पर क्या एक्शन लेना है। ये आप नोटिस करोगे तो पिछले कई सालों में ये वार टैक्टिक्स रही है। हर देश ने, जिसने भी जंग शुरू की है या जिसने भी कोई भी ऑपरेशन किया है, उसने ये वार टैक्टिक्स अपनाई है। इवन अभी रिसेंटली भारत ने भी ये अपनाया था। कैसे अपनाया था? लोगों को कंफ्यूज करना, सामने वाले को, दुश्मनों को कंफ्यूज करना कि अभी नहीं, अभी हम कुछ दिन बाद आप पर एक्शन लेने वाले हैं। याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने ये ऐलान किया कि भाई 2 दिनों तक हम लोग एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चलाएंगे। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 2 दिनों तक चलेगी, उसके बाद फिर एक्शन होगा या जो भी होगा। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि चलो भाई, मतलब कि 9 तारीख तक तो छुट्टी है। 6 तारीख को ये अनाउंस किया गया कि 7, 8 और 9 तक हम लोग करेंगे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान भी बिल्कुल आराम से बैठ गया कि अभी चलो 2 दिन का मौका है। इतने में 7 तारीख को ही भारतीय सेनाओं ने अटैक कर दिया और उसके 9 से ज़्यादा बेसेस को तबाह कर दिए। ऐसे ही रसिया यूक्रेन में हुआ था। रसिया यूक्रेन में यह हुआ था कि बार बार अमेरिकी इंटेलिजेंस को कंफ्यूज किया गया कि भाई 26 तारीख को अटैक करने वाले हैं। 26 फरवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ कि 26 तारीख को अटैक करेंगे। अभी वो लोग सेना इकट्ठा कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं। यहाँ पर भी CIA बार बार इनपुट दे रही थी 26 तक अटैक होगा, 26 तक अटैक होगा। पहले तो कंफ्यूज किए थे 16 तारीख तक, फिर कंफ्यूज किया कि 26 तारीख तक अटैक होगा। इतने में पता चला 22 तारीख को ही अटैक कर दिए। तो इसलिए ये वार टैक्टिक्स यहाँ पर अमेरिका ने भी अपनाया बहुत बढ़िया तरीके से। इसने कहा कि 2 हफ्तों तक अभी इंतजार करेंगे, 2 हफ्ते बाद हम फैसला लेंगे ईरान पर क्या करना है। ईरान निश्चिंत हो गया। इधर कल ही इस पर अटैक कर दिया गया, वो भी B2 बॉम्बर से। अब देखिए यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल, आप US स्ट्राइक ऑन ईरान, व्हाट वी नो अबाउट द न्यूक्लियर साइट दैट वेयर हिट। न्यूक्लियर साइट पर इन्होंने अटैक किया है। ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बताया, उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी की हुई है। इन्होंने बताया, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान इंक्लूडिंग फॉर्दो, नतांज एंड इस्फहान। ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया है ईरान के। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस, सभी प्लेन्स बाहर आ गए हैं। ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट्स फॉर्दो पर फुल पेलोड भरा हुआ प्लेन उस पर गिराया, मतलब बॉम्बर गिराया गया है। और वो फुल पेलोड कितना हो सकता है अभी मैं आपको बताऊंगा। 13,000 किलो का बम गिराया गया, ठीक है। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम, मतलब सभी लोग आराम से आ गए हैं सेफली। कंग्रेचुलेशन टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर, देयर इज नो अदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। दुनिया की कोई और मिलिट्री ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि दुनिया की किसी भी मिलिट्री के पास B2 बॉम्बर जैसा बॉम्बर नहीं है जो 100-200 फीट की गहराई के अंदर जा करके किसी भी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो ये 3 वो न्यूक्लियर साइट है, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान, ईरान का, जिसको तबाह किया गया है अभी। और ये इन्होंने अभी जो खामनेई है वहाँ के सुप्रीम लीडर, इन्होंने भी धमकियाँ देना शुरू कर दिया है कि एवरी अमेरिकन साइट इज नाउ ऑन टारगेट। कोई भी अमेरिकी या कोई भी अमेरिकी सुविधा, फैसिलिटी, कोई भी बेस, कुछ भी हो, ये सब टारगेट पर हैं। कहीं पर भी हम निशाना कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को आप देखोगे तो अमेरिका सिर्फ अमेरिका में नहीं है, अमेरिका पूरी दुनिया में है। वो दुनिया के हर रीजन में अपना मिलिट्री बेस बना करके रखा हुआ है। और अब किस पर क्या अटैक हो जाए इसका कोई पता नहीं है।
खामनेई ने ये कह दिया है कि सभी टारगेट पर है, कहीं पर भी हमला हो सकता है। तो मतलब अब उनको हाई अलर्ट पर रहना होगा। खैर, इजराइल ने क्या कहा इस पर? इजराइल ने कहा कि हमने अपनी जनता को जो वादा किया था वो पूरा किया। ईरान के सभी जो टॉप न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उनको तबाह कर दिया गया है। लेकिन इजराइल को आखिरकार अमेरिका की मदद क्यों लेनी पड़ी? क्यों अमेरिका ही ये कर सकता था जो और कोई देश नहीं कर सकता है? अगर आप लास्ट वीडियो हमारी देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। उसका पीछे का कारण यही था, GBU-57 बॉम्ब, और ये अमेरिका का बंकर बस्टर ही कर सकता था, यानी B-2 बॉम्बर विमान ही कर सकता था। ये विमान का नाम है B-2 बॉम्बर और ये इसके इस मिसाइल का नाम है GBU-57, जो 200 से 300 फीट गहराई तक पेनिट्रेट कर करके जाकर विस्फोट होता है और ये इकलौता अमेरिका के पास ही है। ये इतना भारी होता है, आप समझो 13,600 किलो वजन का ये पेलोड ले जा सकता है अपने साथ। 20 फीट की इसकी लंबाई होती है और यही बॉम्बर गिराया गया है अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर। ये इसमें देखो कोई अंदर मशीन नहीं लगी होती है, इसको इतना टॉप से ले जाकर के गिराया जाता है, इतना ऊंचाई से लेकर जाकर गिराया जाता है, लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से, जिससे ये सीधा गिरता हुआ है आता है और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, इसीलिए ये घुसता चला जाता है और लगभग 100-200 फीट अंदर घुस करके तब ये जाकर विस्फोट होता है। अब चूंकि ईरान ने जो फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट अपना बनाया था, न्यूक्लियर साइट इसकी बनाई गई थी, वो पहाड़ों के बीच थी और पहाड़ों के अंदर वो 200 फीट की गहराई के अंदर थी और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि इसको सिर्फ और सिर्फ तबाह कर सकता है तो वो है सिर्फ एक देश, जो कि है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास है B-2 बॉम्बर और उसी के पास GBU-57 बॉम्ब है। तो यहाँ पर 5 सुरंगों के जरिए ये फॉर्दो न्यूक्लियर साइट बनाया गया था 295 फीट की गहराई में, लगभग 90 मीटर तक। तो यहाँ पर ये विस्फोट किया गया। दूसरे साइट पर आते हैं नतांज। नतांज ये भी न्यूक्लियर साइट है। ये 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यूरेनियम का भंडारण बहुत बड़ी मात्रा में किया गया था, उनका इनरिचमेंट भी किया जाता है। इजराइल इससे पहले कई साइबर अटैक्स और कई बार अटैक्स इस नतांज न्यूक्लियर साइट पर कर चुका है। इससे पहले जो भी आप सुनते थे ना कि कई बार इसको डिस्टर्ब किया गया हैक करके, या इसको उल्टा मशीन चला दिया गया था, जिससे वो पूरा मतलब जो इनरिचमेंट हो रहा था वो कई सालों तक टल गया था। एक बार ऐसा किया था इजराइल ने, वो यहीं पर किया गया था नतांज न्यूक्लियर साइट पर। ये एडवांस सेंट्रीफ्यूज इसमें लगे हुए हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है, यानी इनरिचमेंट होता है, उसको और ज़्यादा प्योर किया जाता है। 90% ज़्यादा अगर प्योर हो गया तो वो न्यूक्लियर वेपन में काम आने लगेगा। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया हुआ था। इसके बाद इस्फहान पर आते हैं। तीसरा जो साइट है ये परमाणु टेक्नोलॉजी साइट है, बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साइट है। ये यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को पहले गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट भी मौजूद है। तब ईरान और अमेरिका के अच्छे संबंध हुआ करते थे। अमेरिका ने F-14 विमान फाइटर जेट इनको दिए हुए थे, वही ये यूज़ भी कर रहे हैं आज तक। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। तो ये 3 वो साइट हैं जिन पर अटैक किया गया है GBU-57 बॉम्ब के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर है, इसकी कीमत $2 बिलियन है, लगभग 17,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके पास जो ये बम लगता है ना, GBU-57 बम, इसको अमेरिका किसी को बेचता नहीं है। इसकी कीमत वैसे बताई जाती है $3.5 मिलियन, लगभग 29 करोड़ रुपए, लेकिन ये किसी और देश को बेचा नहीं है, ये केवल अपने पास ही रखा है, इसलिए जिससे दुनिया को ये बता सके कि देखो हमारे पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। और ये बता भी रहे हैं ट्रंप खूब चिल्ला चिल्ला करके। अब ये स्टील्थ बॉम्बर है। स्टील्थ बॉम्बर क्यों कहा जाता है? इसकी संरचना देखिए आप, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना है ना कि जब भी कोई रडार आप जानते हो कैसे काम करता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऐसे काम करता है कि ये अपने साथ इको सिग्नल भेजता है, लगातार ये इको सिग्नल से भेजा करता है। जब वो टकरा करके वापस आती हैं, उन्हीं को कैलकुलेट करके जान पाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और कितनी स्पीड से आ रहा है उसके पास। लेकिन इसका जो एक तो ये संरचना है, दूसरा इसकी बॉडी पर जो ये मटेरियल यूज किया गया है, आप सुनते हो ना अक्सर चर्चा होती है रेयर अर्थ मटेरियल की। कोई एग्जैक्ट नाम नहीं बताता किसी को कि भाई यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल मिला है और इन रेयर अर्थ मिनरल का यूज ये फाइटर प्लेन में करेंगे या कहाँ पर करेंगे।
उनमें से क्या करके, कैसे बनाकर, कौन सा मिक्स करके या कौन सा मिश्र धातु बना करके ये लोग ऐसा चीज़ टेक्नोलॉजी बनाए हुए हैं अमेरिका वाले कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी हो गई है, जो रडार की इको सिग्नल्स आती है उनको सूख लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ये किसी को बताते नहीं हैं, अगर बता देंगे तो दुनिया में सब कोई यूज़ करने लगेंगे। इसीलिए तो यही कारण है कि 5G टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट आज भी दुनिया के केवल गिने चुने देशों के पास है। तो खैर, ये जो स्टील्थ बॉम्बर है ना, इस पर भी ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है, मतलब कि इस पर कोई अगर रडार सिग्नल भेजता है तो ये टकरा करके उसके पास वापस जाता ही नहीं, ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर वो इस माध्यम से ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी जो संरचना है ना, इस माध्यम से वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, दोबारा वापस जाता ही नहीं, जिससे रडार को पता ही नहीं लग पाता कि फाइटर जेट है कहाँ पर या ये स्टील्थ बॉम्बर है कहाँ पर। दूसरा, ये काफ़ी ऊंचाई पर भी उड़ता है और ऊंचाई से जा करके वहाँ पर ये GBU-57 बम को गिराता है। अभी देखो, थोड़ा सा देखो, इन्होंने भले कहा था ट्रंप ने कि हम 2 वीक बाद फैसला लेंगे, लेकिन कल जब ये न्यूज़ आई, यहाँ पर फिलीपींस के पास एक इसका गुयाम एयरबेस है, इसके अलावा यहीं पर एक डियागो गार्सिया नाम का एयरबेस है। इन दोनों एयरबेस से न्यूज़ आई कि भाई यहाँ पर जो B-2 बॉम्बर है वो टेक ऑफ कर चुका है। अब यहाँ से न्यूज़ आई टेक ऑफ करने की, तभी भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया था कि ये टेक ऑफ किया है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो यहाँ गुयाम एयरबेस से और यहाँ से इधर डियागो गार्सिया से, इन दोनों जगहों से B-2 बॉम्बर आए और उसके बाद ईरान में जा करके तबाही मचा करके वापस चले आए। तो यहाँ से ये आए थे दोनों B-2 बॉम्बर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर ये ब्रिटिश का वो है बेस है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने भी अपना बेस बना रखा है। गुयाम बेस तो अमेरिका का है ही। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना, अमेरिका हर जगह है, दुनिया में हर जगह अमेरिका है, हर जगह पर उसके कहीं ना कहीं छोटे मोटे आइलैंड पर कब्जा है और वहाँ पर उसने अपने एयरबेस बना करके रखे हैं, जिससे वो पूरी दुनिया को धमकाता रहता है। खैर, ये फिलहाल ये कहानी थी जो कल की घटना हुई। अब आगे देखना होगा कि कौन कौन से देश ईरान की तरफ आते हैं, कौन कौन से देश इजराइल की तरफ आते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पर ईरान और इजराइल फिर से एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं। उतना भयंकर नहीं है, लेकिन मिसाइल अटैक कर रहे हैं और ये होता रहता है। मतलब ऐसा ना लगे जिससे सामने वाले को कि हमने सरेंडर ही कर दिया है, दुनिया को ऐसा ना लगे कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। इसलिए ईरान जो है वो समय समय पर, थोड़े थोड़े समय पर मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है और कह रहा है, बता रहा है कि हम अभी हार नहीं माने हैं। असली शुरुआत तो तब होगी, असली युद्ध की शुरुआत अब होगी जब रसिया और चाइना बीच में कूदेंगे और ये दोनों भी बीच में अब आकर के बोलेंगे कि अब हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का। क्योंकि अभी तक इन्होंने ये सिर्फ धमकियां दिया था कि अमेरिका अगर कूदेगा तो हम आएंगे। अब अमेरिका कूद चुका है तो अब देखना होगा कि रसिया और चाइना क्या करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया खैर इस मामले में न्यूट्रल है। इंडिया चुपचाप से धीरे धीरे करके ईरान से अपने नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु चला करके निकाल रहा है, ना सिर्फ ईरान से बल्कि इजराइल से भी निकाल रहा है। तो मतलब ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है कि अपने नागरिक सुरक्षित रूप से चले आ रहे हैं। इस पर ईरान ने इंडिया के लिए थोड़ा एयरबेस खोला भी, एयर स्पेस खोला भी और स्पेशल समझ लो कि ट्रीटमेंट मिला इंडिया के लिए, ये भी इंडिया के लिए अच्छी बात है। इधर यमन ने अमेरिका के खिलाफ बोल दिया है कि भाई अब अमेरिका भी सतर्क रहो, हम कहीं भी कुछ भी अटैक कर सकते हैं। मतलब कि यमन भी पूरी तरीके से खुल करके आ गया है ईरान की तरफ। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया घूम चुकी है और अब क्योंकि बहुत सारे देश अब इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना। मतलब अब तक था कि केवल ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था, लेकिन अब ये मल्टीनेशनल हो गया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये कहाँ तक जाता है, इतने पर खामेनेई रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। इससे पहले वार क्राइम की बात करें तो वार क्राइम वाली भी घटना हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने क्लस्टर बम ऑलरेडी चला दिए हैं। तो क्लस्टर बम मैं क्या होता है ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो क्लस्टर बम मतलब कि वार क्राइम भी हो चुका है इस वार में। इसके अलावा ये अमेरिका का भी कूद पड़ना, न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर देना, तो ये सारी वो स्थितियां बन चुकी हैं जो किसी विश्व युद्ध में होती हैं। अब वो सब कुछ हो चुका है, तो इसे चाहे विश्व युद्ध ही कह लो और चाहे कहो कि अभी और भी कुछ होना बाकी है। खैर, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगली किसी अपडेट में। जब भी कुछ नया आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।